साल 1945 है। दुनिया करीब 6 साल से खून बहा रही है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, लेकिन प्रशांत महासागर में लड़ाई एक भयानक तीव्रता के साथ जारी थी। इवो जिमा जैसी लड़ाइयों ने दुनिया को द्वीप युद्ध की क्रूर कीमत दिखाई थी, जहां जमीन के हर इंच की कीमत खून से चुकानी पड़ी थी। आकाश में कामिकेज पायलटों का भयानक नजारा था, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने विमानों को मिसाइलों में बदल दिया था। यह एक एट्रिशन का युद्ध था, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ओशन के दोनों तरफ यंग मैन की पूरी जनरेशन को लील रहा था। इंसानों की कीमत पहले ही चौंकाने वाली थी। अलाइड फोर्सेस के लीडर्स एक ग्रिम कैलकुलेशन का सामना कर रहे थे। जापानी मेनलैंड पर हमला, जिसका कोड नाम ऑपरेशन डाउनफॉल था, आने वाला था। मिलिट्री प्लानर्स ने कैजुअल्टी फिगर्स बताए थे जो लगभग अनथिंकेबल थे, यह अनुमान लगाते हुए कि ऐसे हमले में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अमेरिकन जापानी ज्यादा माओ को टेलीग्राम मिलने ज्यादा, परिवारों के बिखरने ज्यादा, शहरों के मलबे में बदलने का विचार उनके दिमागों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन शैडोज में कुछ और हो रहा था। युद्ध के मैदानों से बहुत दूर एक बड़े पैमाने पर और अनप्रेसिडेंटेड सीक्रेसी का प्रोजेक्ट चल रहा था। ऐसा हथियार इस्तेमाल करने से पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी थी। जुलाई 16, 1945 को न्यू मैक्सिको रेगिस्तान के डेसोलेट एक्सपांस में एक जगह जोरनाडा डेल मुएर्टो मौत की यात्रा में सच्चाई का पल आ गया। इस टेस्ट का कोड नाम ट्रिनिटी था। सुबह 5:29 पर दुनिया का पहला एटॉमिक डिवाइस डिटोनेटेड हुआ। एक पल के लिए रेगिस्तान 1000 सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी से जगमगा उठा। एक शांत ब्लाइंडिंग फ्लैश, रात को दिन में बदलने वाला। फौरन इंटेंस हीट की लहर आई, फिर बहरा कर देने वाली दहाड़ मैदानों में गूंज उठी। एक मशरूम क्लाउड सुबह के आसमान में मीलों ऊपर चढ़ गया। बॉम्ब ने न्यूक्लियर फिशन नामक प्रक्रिया से काम किया। आसान शब्दों में, एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ और एक कोलोसल एनर्जी निकली। इस सिंगल रिएक्शन ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे एक पल में ज्यादा से ज्यादा एटम स्प्लिट हो गए। ट्रिनिटी के दर्शक वैज्ञानिक शौक और औव में थे। कुछ ने चीयर किया, कई शांत रह गए, उनकी आंखों में टेरिफाइंग ब्यूटी और हॉरिफाइंग पोटेंशियल। वे सफल हुए, पर एक दरवाजा खोल दिया जिसे बंद नहीं किया जा सकेगा। खबर नए राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन तक पहुंची। 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला के जापान के ऊपर साफ नीले आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था। इसका निशाना हिरोशिमा शहर था, एक बसलिंग इंडस्ट्रियल और मिलिट्री हब। नीचे जीवन सामान्य था, लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। किसी ने ऊपर नहीं देखा, किसी ने वह अकेला विमान नहीं देखा जो उनकी दुनिया बदलने वाला था। सुबह 8:15 पर 30,000 फीट से ऊपर से बम लिटिल बॉय गिराया गया। यह 43 सेकंड तक गिरा और फिर एक शांत ब्लाइंडिंग फ्लैश में डेटोनेटेड हो गया। विस्फोट इंस्टेंटेनियस और एब्सोल्यूट था। प्रकाश और गर्मी की एक लहर, सूरज की सतह से कई गुना ज्यादा गर्म। ब्लास्ट के केंद्र में सब कुछ वेपोराइज्ड कर दिया। एक शक्तिशाली शॉकवेव आई, जिसने इमारतों को तबाह कर दिया और मीलों तक शहर को शैटर कर दिया। एक पल में एक वाइब्रेंट शहर खंडहर और राख में बदल गया। गेनबाकू डोम हाइपो सेंटर के पास एक स्टर्डी एग्जीबिशन हॉल, कुछ इमारतों में से एक जो बची रही, अब उसका कंकाल विनाश का एक इटर्नल हॉन्टिंग सिंबल था। इस अनप्रेसिडेंटेड पावर और हमलों के खतरे का सामना करते हुए जापानी सरकार ने आखिरकार हार मान ली। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने जापान के अनकंडीशनल सरेंडर की घोषणा की। उनकी आवाज पहली बार उनके लोगों तक ब्रॉडकास्ट हुई। दूसरा विश्व युद्ध, इतिहास का सबसे विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट, आखिरकार खत्म हो गया। दुनिया भर में राहत और जश्न का माहौल था, लेकिन खुशी के नीचे एक नई अनसेटलिंग रियलिटी शुरू होने लगी। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन उसके बाद की शांति बॉम्ब के साए में जी जाएगी। इतिहास ने एक नया मोड़ लिया था और ह्यूमैनिटी एक नए और अनसर्टेन ईरा में प्रवेश कर चुकी थी, न्यूक्लियर एज। इन हमलों की मानवीय कीमत एक ऐसा कर्ज है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता।
तुरंत हुई मौतें तो बस शुरुआत थीं। बचे हुए लोगों हिबाकुशा के लिए पीड़ा जीवन भर जारी रही। उन्होंने रेडिएशन रिलेटेड इलनेसेस जैसे कैंसर्स और उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स से लड़ाई लड़ी और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। उनकी कहानियां एक शक्तिशाली और दर्दनाक रिमाइंडर हैं कि युद्ध के परिणाम युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा दूर तक फैलते हैं और पीढ़ियों तक चलते हैं। बमों के इस्तेमाल के फैसले पर बहस आज भी जारी है, एक जटिल नैतिक प्रश्न जिसके कोई आसान जवाब नहीं है। आज हिरोशिमा एक आधुनिक वाइब्रेंट शहर के रूप में खड़ा है। जहां कभी मलबा और राख थी, वहां अब पार्क, संग्रहालय और शांति को समर्पित स्मारक हैं। संरक्षित गेनबाकू डोम और हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क एक सोलेम पिलग्रिमेज साइट के रूप में कार्य करते हैं, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। वे युद्ध के अवशेष देखने नहीं आते, बल्कि शांति का संदेश सुनने और अतीत पर विचार करने आते हैं। शहर ने अपनी त्रासदी को सभी परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक शक्तिशाली आह्वान में बदल दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी और इसका भाग्य कभी नहीं दोहराया जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी युद्ध में मानवता ही अंतिम कीमत चुकाती है। विज्ञान और शक्ति प्रगति ला सकती है, लेकिन वे एक प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाते हैं। अगस्त 1945 की घटनाएं एक स्टार्क लेसन है कि शांति हमेशा सबसे बड़ी जीत होती है। वह सिंगल ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसने हमें हमारी अपनी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज की भयानक सीमा दिखाई। यह एक स्मृति है जिसे हमें अपने साथ रखना चाहिए, एक सोलेम वार्निंग कि एक सिंगल डिसीजन हमारी दुनिया के डेस्टिनी को बदल सकता है, और एक रिमाइंडर कि हमारा साझा भविष्य कॉन्फ्लिक्ट पर अंडरस्टैंडिंग और युद्ध पर शांति चुनने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।